हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 41। अंशिका भी किचन में घुसी थी। उसके साथ खुशबू थी जो उसे खाना बनाने में मदद कर रही थी। सिद्धांत कमरे में आया तो अंशिका नज़र नहीं आई। काफ़ी देर से गायब है। उसने वॉशरूम का डोर खोला, वहाँ भी नदारद। तभी फ़ोन बजा। उसने जल्दी से रिसीव किया। उससे पहले अगल बगल में देखा, कोई नहीं था तो कान से लगाया। हाँ बनवारी, क्या हुआ, मिली आइसक्रीम? सिद्धांत ने दोबारा बाहर झांका। अच्छा ठीक है, गेट पर मिलते हैं हम। सिद्धांत तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। आइसक्रीम देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके लिए उसने सुबह से ही बनवारी को भेजा था शहर। कमरे में आकर उसे टेबल पर रख दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। उस आइसक्रीम के डिब्बे को निहारने लगा। अंशिका अपने गले से पसीना पोंछते अंदर दाखिल हुई। कितनी गर्मी है वहाँ। कमरे में गए तो सिद्धांत बैठा था, चेहरे फाइल से ढके हुए। समझ नहीं आता लोग किचन में जाते कैसे हैं, खाना बनाते कैसे हैं। अंशिका बड़बड़ सुनता वो इंतज़ार करता रहा कि कब वो आइसक्रीम देखे और खुश होकर उसे गले ही लगा ले। ये क्या है? अंशिका की नज़र डिब्बे पर गई। पास गई तो डिब्बा देखकर हैरान रह गई। अरे ये तो आइसक्रीम है, ये तो पिघल रही है। उसने झट से उठा लिया। टेबल गीली हो गया था। सिद्धांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। मना किया था विक्रांत को कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती, एलर्जी है मुझे, पर फिर भी उठा लाया। अंशिका कहते हुए डिब्बे को लेकर बाहर निकल गई। सिद्धांत अफसोस और खुद पर गुस्सा करता बाहर निकला। पूरी बात सुन लेता तो शायद ये ना होता। सुनो अंशिका, रुक गई पर मुड़ी नहीं। वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया। यह आइसक्रीम मैं ही लेकर आया था। अंशिका ने अचंभित होकर उसे देखा। पर क्यों? मैंने नहीं कहा था। त्योड़ी चढ़ाते हुए घूर कर बोली। हाँ वो तुम्हारे लिए नहीं लाया मैं, वो बनवारी ने मंगवाया तो फिर को देने के लिए। कितना झूठ बोलना पड़ रहा था उसे इस लड़की के लिए। खुद की शख्सियत जैसी धूमिल होती जा रही थी। अंशिका को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि बनवारी बिल्कुल अनाड़ी बंदा था। निमेश घर पर बैठा लैपटॉप में सिद्धांत के गांव को सर्च कर रहा था। वहां तक पहुंचने से पहले वह हर बारीक की जान लेना चाहता था। वह जाने के लिए अभी वक्त था। जब तक अनामिका की डिलीवरी नहीं हो जाती उसे इंतज़ार करना ही था। अनामिका उसके पास बैठने लगी। निमेश को गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी वो सब्र ही कर सकता था क्योंकि कोई भी जल्दीबाजी उसे अंशिका से हमेशा के लिए दूर कर सकती थी। निमेश, मम्मी की बातें मेरी समझ से बाहर है। वो हमेशा मुझे टोकती रहती है। मैं सच बताऊं तो वह बूढ़ी हो चुकी है और उनका दिमाग भी एक जगह नहीं रहता। क्यों ना हम कुछ दिन उन्हें कहीं भेज दें जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो। अनामिका रोजाने की तरह निमेश से शिकायत लेकर बैठ गई। निमेश खुद पर कंट्रोल करता रहा। कुछ भी हो, उसे अपनी मम्मी के लिए ऐसे वर्ड सुनकर तकलीफ हो रही थी, पर कर भी क्या सकता था। ये तकलीफ तो उसने अपनी ही ली हुई थी। अगर अंशिका को दिल से अपना लेती तो आज सब कितना अच्छा होता। अनामिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी को कल ही मैं वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। ओके। निमेश को ये शब्द बोलने में कितनी मुश्किल लगा ये तो वही जानता था, पर वो अनामिका का रिएक्शन देखना चाहता था जो उसकी सोच में बिल्कुल सटीक निकला। तुम तो मेरी आधी समस्या ही हल कर दी निमेश। कल ही हम उन्हें वहाँ पहुँचा देंगे और देखना वो वहाँ बहुत खुश रहेंगे। निमेश बस मुस्कुरा दिया। उसका मन किया कि बोल दे अपनी माँ बाप को भी भेज दे वहाँ, पर इस वक्त वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सुबह के वक्त जब वो नीचे आया तो आरती जी उसके लिए उसकी पसंदीदा छोले भरे बना कर रख चुकी थी, जिसे देखकर वो आत्मग्लानि से भर गया। आकर टेबल पर बैठा। वो बहुत ही प्यार से उसका प्लेट में सब निकाल कर देने लगी। अभी वो खाना स्टार्ट ही किया कि अनामिका भी आ गई। आंटी, आप अपना ज़रूरी सामान पैक कर लीजिए। अनामिका की बात सुनकर वो अपना सर झुकाकर बैठा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी माँ को देख सके। क्यों बेटा, कहीं जा रहे हैं हम सब? आरती जी नासमझी से बोली। हम नहीं आंटी, बस आपको यहाँ बहुत तकलीफ है ना, तो हम आपको पास के वृद्धाश्रम लेकर जाएंगे। अब से आप वहीं रहेंगी। निमेश का बस नहीं चल रहा था कि वो अनामिका को घसीट कर अपने घर से निकाल दे, पर अब वो आरती जी का रिएक्शन देखना चाहता था। इस लड़की के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं पापड़ बोले। अनामिका, तुम ये क्या कह रही हो? मैं और वृद्धाश्रम? आरती जी के तो पैरों की जमीन ही खिसक गई मानो। ऑफ कोर्स आंटी, वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी उम्र के बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो ललिता और तुम्हारे पिताजी को भी चलना चाहिए, आखिर उन्हें भी तो कंपनी मिल जाएगी। आरती जी ने तल्खी से कहा। अनामिका गुस्से में खड़ी हो गई। आपकी तरह वो हर बात पर टोकती नहीं है।
नहीं, उन्हें आदत है ऐसा करने की। आप अभी अपने सामान पैक करें, मैं और नहीं रह सकती आपके साथ। अनामिका की बात सुन वो गुस्से में उठी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाया। काश यह रूप पहले देख चुकी होती। मैं तुम्हारा तो आज अंशिका जैसी प्यारी लड़की हमारे पास होती। मेरा बेटा मुझसे दूर ना होता। तुम जैसी नागिन को अपने घर में ही जगह दे दी। ये घर मेरे पति का है, तो जिसे मेरी बात से तकलीफ है वो जा सकता है। आरती जी आंखों में आंसू भरे वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अनामिका तिलमिला गई, पर निमेश को आराम से खाता हुआ देखकर वो पैर पटकते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निमेश के चेहरे पर तंज से भरपूर मुस्कुराहट तैर गई। अभी तो शुरुआत है अनामिका, आगे आगे देखो क्या होगा तुम्हारा। सीटी बजाता वो कार की कीज उंगली में घुमाता बाहर निकल गया। 2 दिन बाद बारात निकलेगी और ये बारात ऐसी होनी चाहिए वर्मा जी की पूरे गांव देखे और वर्षों तक याद रहे। सिद्धांत का विवाह धूमधाम से करना चाहते थे हम, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर ना था। शहर से जितने भी साजन सज्जा गाना बजाना हो सबको बुलाइए। हवेली की शान में जरा भी कमी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने बैठे तिलकधारी वर्मा जी थूक निकलने लगे। सामने बैठी हस्ती को अच्छे से जानते थे। जितना चाहती थी वो उससे अधिक की अपेक्षा भी रखती थी। पूरी हवेली को सजाया जा रहा था। अंशिका को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। विक्रांत के दिन रात छेड़ती रहती, बदले में वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। उसे भी अच्छा लगता अंशिका का छेड़ना। अंशिका को इतना खुश देखकर सिद्धांत भी खुश हो जाता। आखिर उसने एक प्यारी सी लड़की को उसके पास से बाहर निकाल ही दिया। बस कुछ दिन और इसके बाद दोनों दिल्ली जाएंगे। मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूंगा। अंशिका की बात पर खिलखिलाते देख सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए सोचा, क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 41। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।